फ्रेंड्स, दिस इज मी आर वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए, सो हमने क्या पढ़ लिया था? हम पढ़ रहे थे सेल इन्वेलप। ठीक है, सेल इन्वेलप में हमारा क्या था? एक मिनट। चलिए, सेल इन्वेलप में मेरा क्या था? सेल इन्वेलप में हमने ये जो पढ़ लिया था, पहला आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं हम? आप उसको बोलते हो क्या कि ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं जो म्यूकस का स्ट्रक्चर होता है, म्यूकस लेयर का होता है, चिपचिपा होता है। उसके बाद अंदर, उसके अंदर जस्ट अंदर कौन सा लेयर होता है? उसके जस्ट अंदर जो लेयर होती है उसका नाम हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ठीक है, बैक्टीरियल सेल है तो उसमें सेल वॉल भी होता है। और उसके सबसे लास्ट इनर मोस्ट लेयर, तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैंने डिस्कस नहीं किया था, बस थोड़ा सा है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों सिमिलरली सेम ही होते हैं। तो हम क्या करेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा डिस्क्राइब इसमें नहीं करेंगे, यूकैरियोटिक सेल में मैं पूरी तरह से डिस्क्राइब कर दूंगी। ठीक है, तो सेल इन्वेलप में तीसरा नंबर डाल के लिखिए, नंबर 1 यहाँ पे लिखिए सेल इन्वेलप। ठीक है, सेल इन्वेलप। ठीक है, सेल इन्वेलप तीसरा नंबर था हमारा, क्योंकि हमने पहला दूसरा पढ़ लिया। अगर लिखना है तो पहला दूसरा लिख लो दोबारा। जो बच्चे अगर आज नए होंगे तो उन्हें नहीं पता। सबसे पहले है आपका सेल इन्वेलप में ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, दूसरा है आपका ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे सेल वॉल। ठीक है, तीसरा है आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा? सेल मेम्ब्रेन। जो हमने पहला दूसरा क्या है आपका? पहला दूसरा पहले ही हमने डिस्कस कर लिया प्रीवियस लेक्चर में, पुराने वाले पहले कल वाले लेक्चर में हमने क्या किया था? इसको डिस्कस कर लिया था। आज हमें डिस्कस करना है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे किसमें पढ़ रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में, है ना। चलिए, तो ये अब सेल मेम्ब्रेन सबको पता है, आपको पता है सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये लाइन तो पढ़ी होगी आपने। हाँ, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। चलिए, यही स्टार्ट यहीं से कर रही हूँ मैं। It is selectively permeable membrane। ठीक है, क्या है ये? इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। और इसका ये समझ गए, सेलेक्टिवली परमिएबल कहने का मतलब क्या होता है? एक वर्ड आया सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब सेलेक्टिव। सेलेक्टिव का मतलब जो आप लाइन सुनते होगे, चूजी, है ना। सेलेक्टिव मतलब किसी भी चीज को क्या है, बहुत मतलब चूज कर करके खाना, कि यही खाएंगे तो ये, जैसे सेलेक्टिव बोलते हैं ना, बहुत चूजी बच्चा है कि खाने में भी नखरा करता है, वो नखरीला, तो यही है। ऐसे आपको समझ सकते हो कि ये नखरीला, सेलेक्टिव। जो चीज चाहिए इसको वही चाहिए, उसके अलावा वो दूसरा नहीं। इसके मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होती है? चैनल बनी होती है। ठीक है, गेट, दरवाजा बोल सकते हो। अगर आपका ये मेम्ब्रेन है, समझ गए, ये आपकी मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे दरवाजा बनी होगी, कोई भी एक दरवाजा, तो उस दरवाजा से जो आपका या फिर अनायन कटायन या फिर वाटर जो भी जाएगा वो इसी से जाएगा। अगर दूसरा दरवाजा है इस दरवाजे से, तो आप इस दरवाजे से उसको पानी को नहीं भेज सकते। मान लो यहाँ से पोटासियम गया K+, और ये आपका पोटासियम का चैनल था, ये आपका सोडियम का चैनल है, समझ गए। तो अगर आप सोचो ये दरवाजा बंद है तो पोटासियम को इधर से भेज दे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, आप नहीं भेज सकते, समझ गए। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? सेलेक्टिवली परमिएबल। जिसकी मर्जी, मतलब जो इसको पसंद आएगा जो उसी वो ही लेगा, जो पसंद नहीं आएगा उसको ये नहीं लेगा, समझ गए। चलिए, लिख लो। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब लिखना है तो लिख लीजिए। ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंस। ठीक है, सिलेक्टेड सब्सटेंस मतलब जो रिक्वायर्ड, या फिर यहाँ पे लिख लो रिक्वायर्ड बाय दैट सेल। उस सेल के द्वारा जो चीज आवश्यक है उसी सब्सटेंस को क्या करेगा ये? ओनली सिलेक्टेड सब्सटेंस रिक्वायर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट इज गो एंटर और एग्जिट, है ना। ऐसा नहीं कि बस एंटर ही करेगा, एग्जिट भी तो करेगी, बस बाहर ही, अंदर ही नहीं आएगा, सेल के बाहर भी तो जाएगा। तो एंटर करेगा क्या है? ओनली सिलेक्टेड और रिक्वायर्ड सब्सटेंस दैट द सेल इज रिक्वायर्ड। जो सेल को ओनली सिलेक्टेड और रिक्वायर्ड दैट बाय दैट सेल, उस सेल के द्वारा जो रिक्वायर्ड है, वो इज एंटर और एग्जिट, वही एग्जिट कर सकता है, उसके अलावा दूसरा सेल नहीं कर सकता, समझ गया। चलिए, तो ये हो गया हमारा सेल इन्वेलप कंप्लीट। चलिए, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए, हो गया। चलो आगे बताओ।
अब है प्रोकैरियोटिक सेल में जो जो ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा, जो क्या है बस प्रोकैरियोट में ही होते हैं, ठीक है। वो राइबोसोम जो था, जो मैंने बता दिया कि राइबोसोम क्या होता है, इसमें 70 एस पाए जाते हैं, तो वो बता दिया जो बस इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो उसका है। सबसे पहले क्या था, अगर अंदर आके देखें तो अगर आप पीछे वाला डायग्राम देखिए, अगर आप नए हो, आपको नहीं पता, तो पीछे वाला चैनल मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पीछे वाला लेक्चर जाके देखिएगा, तो उसमें आपको दिखेगा, मैंने पूरा बैक्टीरियल सेल का डायग्राम बनाया था। तो उसमें देखिए सबसे ऊपर वाला था आपका जो ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल का सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन से सटी हुई जस्ट एक पोर्शन थी जिसको हम मेसोसोम बोलते हैं। वो मेसोसोम कैसे बनता है, सेल मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से, है ना। तो मेसोसोम, मेसोसोम्स, लिखिए मेसोसोम्स कैसे बनता है। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय द इनवेजिनेशन, ठीक है, इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये याद रखिएगा, सेल वॉल के नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे लास्ट वाले लेयर में ही इन्वेजिनेशन हुआ था, है ना। इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, समझ गए। इन्वेजिनेशन क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुई। जैसे कि मैं बता दूं, इनरमोस्ट लेयर हमने रेड से लिखा था, तो मैं यहाँ पे रेड वाला ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। ये वाला था, यही क्या था, ऐसे कुछ बन गया था, है ना, ये कुछ ऐसे बन गया था। तो यही वाला जो क्या है हमारा, ये आपका, ये पूरा अगर मैं सेल ले लूँ, ठीक है, ये पूरा मैं अगर सेल ले लूँ, तो ये क्या हो गया, ये इन्वेजिनेशन, छोटी सी पोर्शन थी, ये इन्वेजिनेट हुआ। इन्वेजिनेट का मतलब धंस गया, ठीक है। क्या हुआ, जो सेल था, जो नॉर्मल सा ये लेयर था, लेयर क्या सिकुड़ ऐसा धंस गया, समझ के, तीन से धंस के और नीचे लेयर बना दी, ये जो बनाया ये, तो इसी को हम बोलते हैं मेसोसोम। अब मेसोसोम क्यों है, ये स्पेशल मेम्ब्रेन है, ये स्पेशल सेल होता है, ठीक है। इस सब में प्रेजेंट नहीं होता है, ये बस किस में प्रेजेंट होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट, ये बस प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इसे लिखिए, इट इज ए स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है, एक स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। मैं इसको मिटा रही हूँ क्योंकि मैंने ये पहले भी लिखवा रखा है, तो समझ गया, इसको मैं मिटा देती हूँ, मिटा दो, चलिए। क्या किस चीज में हेल्प करता है, इसका मेन काम क्यों है, ये हेल्प करता है बेसिकली, इट हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल के फॉर्मेशन में, ठीक है। और फिर डीएनए एप्लीकेशन जितने भी है आपका, जितना, और जैसे बेसिकली अगर बोला जाए जेनेटिक मटेरियल को ये लेने के लिए, ठीक है, जितना भी आपका हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे डीएनए एप्लीकेशन, डीएनए एप्लीकेट करेगा। बेसिकली जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल में क्या करता है, आपका न्यूक्लियस के अंदर जो काम हो रहा है ये काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए एप्लीकेशन, ठीक है, चलो समझ गया। और इसके बाद इसको ऑल्सो ये समझ गया, डीएनए एप्लीकेशन में हेल्प करता है, सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सेल वॉल डीएनए एप्लीकेशन रेप्लिकेट करके क्या बनाएगी, डॉटर सेल बनाएगी। डॉटर सेल कैसे बनता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉटर सेल भी आप बोल सकते हो कि ये डिस्ट्रीब्यूशन, डॉटर सेल के डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, लिखना है तो लिख लीजिए, एंड और है बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे लिख लिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, समझ गए, डॉटर सेल के डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये मदद करता है, समझ गए। चलिए, अब देखो, इसको अगर आप नॉर्मली अगर यूकैरियोटिक सेल से अगर कंपेयर करो, दोनों में तुलना करें, तो हम क्या मापेंगे, आप देखोगे कि जो यूकैरियोटिक सेल में जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल में कौन काम करता है, मेसोसोम। तो आप इसको लिख सकते हो कि क्या है ये, एनालॉगस, मतलब ये सिनोनिम्स टू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, सिमिलर लिख लीजिएगा, इट इज सिनोनिम्स, ये सिनोनिम्स छोड़िए, सिमिलर
माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया से सिमिलर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया मैं ये ब्रैकेट में लिख भी देती हूँ, प्रेजेंट होता है किसमें, इन यूकैरियोट। कोई भी कंफ्यूजन ना हो आपको, यूकैरियोट्स, ठीक है। ये होता है सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, समझ गए। माइटो इन फंक्शन, स्ट्रक्चर नहीं फंक्शन, इन फंक्शन क्या होगा, फंक्शन में सिमिलर होगी, समझ गए। सब चीज में सिमिलर नहीं होगा, फंक्शन में सिमिलर होगी। फंक्शन क्या होता है बेसिकली, जितने भी इसके फंक्शंस होते हैं सारे। एक मिनट के पसीना, चलिए हो गया। चलो तो क्या हुआ कि आप इसका देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का क्या क्या काम होता है। हाँ, अगर यूकैरियोटिक सेल में अगर पता होगा आपको, नहीं पता है, बेसिकली क्या करता है आपको, ये सब रेस्पिरेशन, यूकैरियोटिक सेल में क्या करता है, ये रेस्पिरेशन में बेसिकली हेल्प करता है। तो अब रेस्पिरेशन के लिए अगर प्रोकैरियोटिक सेल में देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमारा रेस्पिरेशन कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के जस्ट एनालॉगस, मतलब सिमिलर ऑर्गन कौन है, मेसोसोम। तो यहाँ पे क्या करेगा, इसका फंक्शन जो है वो अपना पूरा का पूरा आपका जितना भी रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस, ठीक है, देख लीजिए। तो ये करेगा हेल्प इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। दूसरा क्या है, आपके सिक्रीशन में भी हेल्प करेगा, ठीक है, सिक्रीशन, ठीक है, जितने भी सिक्रीशंस होंगे वो सारे। और देखो ये क्या करता है, एक वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट, ये इट मतलब इसके बारे में लिखवा रही हूँ, ये कंफ्यूज मत होइएगा। इट के मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम है वो सिमिलर मेसोसोम का काम है ना। ये फंक्शन के लिए अगर लिखना जाए तो ये एरो हटा दीजिए, यहाँ पे फंक्शन लिख लीजिए, अलग कलर से लिखिएगा ज़्यादा अच्छा लगता है ना, बड़ा पाया है सुंदर सा फंक्शन। चलिए इसका फंक्शन अगर हमने देखा तो फंक्शन क्या था, पहला इट हेल्प इन रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करी, सिक्रीशन में हेल्प करा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इट हेल्प इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, ठीक है। क्या करता है बेसिकली, सरफेस एरिया को भी बड़ा कर देता है, ठीक है, सरफेस एरिया टू इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या करेगा, ये सरफेस एरिया को भी बढ़ा देगा। कैसे कि जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लेयर होती है क्रिस्टा, वो क्रिस्टा भी तो क्या करता है, उसके ऊपर से एक आपको फिंगर लाइक फिम्बड़ी जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो क्या करता है, आपके सरफेस एरिया को बढ़ाता है। तो वैसा ही इसमें भी होगा स्ट्रक्चर जो इसका सरफेस एरिया को बढ़ाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया को बढ़ाएगा तो जितना उतना ही ज़्यादा ये क्या करेगा, एनर्जी वगैरह को स्टोर करके रखेगा, क्योंकि हेल्प कर रहा है रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन के लिए इसको क्या चाहिए, पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट चाहिए, पूरा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो चाहिए वो सब चाहिए ना इसको, तो पूरा गैसेस वगैरह चाहिए, तो इस सारे के सारे को अच्छे से ऑब्जर्व करके रखें। सब समझ आ गए, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए समझ आ गया, बता दो। चलो देखो इसमें एक और लाइन लिख लीजिए, अगर जगह है यहीं पे मैं लिख देती हूँ, फिर मिटा दूंगी। ये होता है क्या, ये आपको जगह दिखाई नहीं देगा कि ये क्या होता है, ये बस नोट करके लिखिएगा। दो तरीका का बैक्टीरिया पढ़ा था हमने, है ना, नोट। हमने दो तरीके का बैक्टीरिया पढ़ा है, ग्राम पॉजिटिव, दूसरा ग्राम नेगेटिव। तो मेसोसोम प्रेजेंट होता है वो ग्राम पॉजिटिव में, मेसोसोम्स इज प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, समझ गया। ये किस पे प्रेजेंट होता है, ये आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, ये भी लिख लीजिए कि ये किस में प्रेजेंट होता है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। नोट कर लिया, चल हटा दो, बस नीचे वाला ही तो नोट करना था आपको, बाकी सब तो क्या है नोट ही कर लिया। चल हटा देते हैं।
अब देखो एक क्या होता है कि अब इसमें भी तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, हाँ, इसमें भी कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, है। एक रीजन, एक मतलब क्वेश्चन मार्क आ गया ना, अगर मैं पूछ दूं कि हाउ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया synthesis their own food, अपना खुद का खाना वो कैसे बनाएगा। चलो एक क्वेश्चन पूछा मैंने, तो आपने ये अगर मैं बोलूँ कि अगर ये प्लांट में रहता, हाँ, तो आप क्या लिखते कि इसके पास, प्लांट के पास लीफ में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। तो वो क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल से अपना खाना बनाता है। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली होती है सेल के अंदर, सब सेल के अंदर। लेकिन ये क्या है हमारा, ये तो हमारा प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में उस फोटोसिंथेटिक ऑर्गन को हम क्या नाम देते हैं, क्रोमैटोफोर। समझ गए, रीजन है, समझ गए ये क्रोमैटोफोर क्यों होते देते हैं रीजन, इसका रीजन है। इसका आंसर मत लिखिए, क्वेश्चन रहने दीजिए, आइए आप लिखिए सबसे पहले क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर, समझ गए, क्रोमैटोफोर। देखो क्रोमैटो, क्रोमा मतलब होता है कलर, है ना, क्रोमा का मतलब क्या होता है। क्रोमैटोफोर क्यों बोला, क्योंकि इसमें बहुत तरीके का बैक्टीरिया होता है। एक तो होता है आपका क्या है, बीजीए, ब्लू गिन एल्गी, हाँ, और दूसरा की जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हो। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया भी है, तो वो कौन से कलर का हुआ, पर्पल कलर का। तो उसके लिए क्या अलग से आप लाओगे, मान लो कि ब्लू गिन एल्गी है तो ब्लू गिन एल्गी के लिए आप क्लोरोफिल ग्रीन कलर का ले आओगे, लेकिन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के लिए क्या लाओगे, फिर कहाँ से पर्पल लाएंगे। तो इसीलिए बेसिकली इसका नाम क्या है, क्रोमैटोफोर। क्रोमा का मतलब कलर, ठीक है, ठीक है। और ये क्रोमैटोफोर का मतलब होता है फॉर्मेशन, जो कलर फॉर्मेशन कराता है, कलर जिसके मतलब इस कलर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर। ठीक है, चलिए लिख लीजिए अगर लिखना है तो इसी क्रोमैटोफोर में लिखिए। ये भी क्या है, इन्वेजिनेशन, ये भी क्या है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से ही बनता है। तो यहाँ लिखिए, इट इज फॉर्म्ड by the invagination of plasma membrane। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन में से बनता है। ठीक है, इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। चलिए ठीक है, सो देखो क्रोमैटोफोर से ही पढ़ रहे थे। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आपको क्या, यहाँ तक देखो ये वाला बता दिए थे कि क्रोमैटोफोर का जो पहला कि इन्वेजिनेशन होता है आपका क्या, फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में फोटोसिंथेसिस होती है जिसके इन्वेजिनेशन। एग्जाम्पल के लिए क्या है आपका, साइनोबैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। कौन कौन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या फिर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। समझ गया, चलिए सल्फर बैक्टीरिया, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, सेव हो जाएगा। समझ गया, ऊपर वाला लिखा था ना आपने कि ये कलर ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ये क्रोमैटोफोर, क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर, कलर का मतलब पिगमेंट। अगर लिखना है तो लिख लीजिए क्रोमा। क्रोमा, क्रोमा के जैसे क्रोमैटोग्राफी होती है ना एक वर्ड, क्रोमा, क्रोमा मतलब हो गया कलर। ठीक है, साइंस के लैंग्वेज में इसको पिगमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट होती है, ग्रीन, ग्रीन कलर का, इसीलिए जैसे क्रोमा, क्रोमा का मतलब हो गया आपको यहाँ पे कलर, कलर मीन्स पिगमेंट, पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसमें, पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ गया, चलिए चलिए नोट कर लीजिए। चलिए समझ आ गया, अब देखो क्या, यहाँ तक समझ आ गया क्रोमैटोफोर तक। अब देखो इसके बाद हमने क्या देखा था आपको कि एक फ्लैजिला है ना। अब उसका काम क्या है कि देखो बैक्टीरियल सेल होता है जो एक मोटाइल भी होता है और नॉन मोटाइल भी होता है। मोटाइल होता है तो उसके पास क्या होगी, फ्लैजिला होगी, और नहीं मोटाइल होगा, नॉन मोटाइल होगा तो उसमें फ्लैजिला
एब्सेंट होगा, ठीक है। चलो देखिए, bacterial cell are motile as well as non-motile, ठीक है। मोटाइल भी होगी और नॉन मोटाइल भी होगी, ठीक है। अगर इफ मोटाइल, अगर मोटाइल है इसका मतलब क्या है, इसमें इफ मोटाइल देन फ्लैजिला क्या इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल, अगर नॉन मोटाइल है तो क्या होगा, फ्लैजिला एब्सेंट, सिंपल। फ्लैजिला क्या होगा, एब्सेंट। प्लस का साइन का मतलब हो गया प्रेजेंट और नेगेटिव इसका मतलब हुआ एब्सेंट, समझ गए। चलिए ये कैसा होता है ये भी मैंने दिखाया था कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि ये लास्ट वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, इसी से आपका क्या था, यहाँ से एक ऑर्गन निकली हुई थी ऐसे, इसी कोने में बना दो, हाँ जी। ये था आपका सेल, मान लो हमने बैक्टीरियल सेल लिया, यहाँ पे इमेजिनेट होकर आपका मेसोसोम बनी, और इसी से क्या था, पूरा का पूरा आपका एक लेयर निकला हुआ था बाहर, ऐसे ही कुछ निकला हुआ था। हाँ, आप ऊपर भी निकाल सकते हैं, नीचे भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे ही कुछ निकला हुआ था। इसके हमने 3 पोर्शन पढ़े थे, ठीक है। नीचे सबसे नीचे वाले पोर्शन जो स्टॉक से अटैच होती है, मतलब आपका उसको क्या बोलते हैं, बसल बॉडी। बसल बॉडी के बाद हुक, हुक के बाद पूरा का पूरा आपका फिलामेंट, ठीक है। तो चलिए तो वैसे ही लिख रहे हैं, ठीक है। प्लाज्मा के बारे में कुछ लिख लीजिए, इट इज ए थीन, मोटा होने होता है एकदम पतला सा, ये तो थीन फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर होता है, हल्का सा फिलामेंट जैसा होगा, थीन फिलामेंट इस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये थीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है, प्रेजेंट होता है एक्सट्रैक्ट बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है, बाहर निकलता है एंड देन समझ गए पूरे बॉडी में फैलती है। पूरे बॉडी के ऊपर क्या होता है, ऐसे जैसे जू, मतलब ऐसा रुआ रुआ जैसा रहेगा, रुआ से थोड़ा बड़ा रहेगा, रुआ जैसा तो आपको पीली वगैरह होता है, ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा, समझ गए। चलिए यहाँ तक समझ आया। क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रुआ जैसा स्ट्रक्चर है, और रुआ जैसा स्ट्रक्चर मतलब रुआ से बड़ा रहेगा, और ये पूरे बॉडी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सट्रैक्टेड होता है फिम्बरी, आप जिसको फ्लैजिला बोलते हो, ठीक है। ठीक है, हाँ it at the cell means किसका, बैक्टीरियल सेल है, it had the bacteria, it had the bacteria in bacterial cell in locomotion, बेसिकली ये चलने में हेल्प करता है, समझ गया। एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसको उसमें ये हेल्प करेगा, समझ गया। चल इट हैज 2 पार्ट्स, इसके पास 2 भाग होते हैं। इट हैज 3 पार्ट्स नॉट 2 पार्ट्स, अभी पढ़ा हमने 3 भाग होता है, ठीक है। 2 पार्ट्स नंबर 1 में है सबसे, अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊँ डिपेंड करता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है, नहीं तो 3 पार्ट्स। आइए देखिए यहाँ पे फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, समझ रहे हो, आउटसाइड से इनसाइड जा रहे हैं, कंफ्यूज ना हो इसलिए। तो सबसे पहले बाहर से जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले फिलामेंट, फिलामेंट के बाद मिलेगा दूसरा पे हुक, ठीक है,
तीसरा पे मिलेगा आपको बसल बॉडी। समझ गए? ऐसा ही यही मिलता है ना। अगर मान लो कि ये वाला स्ट्रक्चर है तो ये वाला रिजिड, हाँ जी, ये ऐसा कुछ है और ये बाहर निकला हुआ रहता है, ऐसा ही कुछ रहता है। समझ गए? तो आपका नीचे तीनों पोर्शन हो गए। ये वाला जो पोर्शन हुआ तो इस पोर्शन को हमने क्या बोला, ये आपका बसल बॉडी है, बॉडी है, ठीक है। ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक उसको क्या बोलते हैं हम, हुक। एंड द लास्ट पोर्शन इज आपका ये क्या है, आपका फिलामेंट। समझ गया? चलिए नोट कर लीजिए, यहाँ तक समझ आई, नोट कीजिए। चलिए अभी तक हमने क्या, फ्लैजेलम, बेसिकली हमने फ्लैजेला देख लिया। फ्लैजेला के अलावा दो और होते हैं जो आपको बाहर से मतलब आपने देखा था, दो स्ट्रक्चर और बने होते हैं, उस स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। लिख दिया मैंने, देखो बैक्टीरियल सेल है जिसमें क्या बिसाइड फ्लैजेला, फ्लैजेला के अगर छोड़ दे तो अलावा देखो क्या होता है, पीली एंड फिम्बरी। पीली नाम का पिलाई, जिसको पिलाई बोलते हैं, पिली नहीं पिलाई बोलते हैं, पिलाई और फिम्बरी नाम का दो और मतलब होता है स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट होता है ऑन द सर्फेस ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल के सर्फेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसका क्या काम है, इट डज नॉट हेल्प इन मोबिलिटी। मोबिलिटी आपको घूमने के लिए, बेसिकली मूवमेंट के लिए हेल्प नहीं करता, वो अटैचमेंट के लिए, बेसिकली एडहेशन आप अगर बोल सकते हो तो उसके लिए, अगर किसी चीज़ से चिपकाना है तो, किसी सेल को होस्ट सेल से चिपकाना है तो, या दूसरे फंक्शंस के लिए। जैसे पहला पिलाई है और फिम्बरी है। पिलाई क्या होता है, ये है इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एक इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ये क्या होता है, ये आपको प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट जो प्रोटीन होती है वो किस प्रोटीन की बनी होती है, पिलीन प्रोटीन की बनी होती है। कौन सी प्रोटीन की, पिलीन प्रोटीन की। और ये हेल्प करता है किसी से मेटिंग, जो आपका क्या कहते हैं, जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है, जब इसमें फर्टिलाइजेशन तो होता नहीं है, जो प्रोसेस मेटिंग का टाइम आता है तो क्या करता है, एक दो सेल, जैसे कि मान लो कि एक सेल ये हो गया, इसमें से भी एक स्ट्रक्चर ऐसा निकलेगा और दूसरा वाला में से भी मेल और फीमेल, एक इसका भी स्ट्रक्चर निकलेगा मेल और फीमेल, और ये दोनों जाके आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाके एक फैक्टर बनाता है। वही फैक्टर क्या है, उसी को हम सेक्स फैक्टर बोलते हैं इस बैक्टीरियल सेल में, ठीक है। तो वो मेटिंग के लिए हेल्प करता है। ये बस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में यूज होता है। सो इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा कि किस में प्रेजेंट होता है। ये बस अगर VBI लिख सकते हैं तो VBI लिख लो, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है बस, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दे आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइब्रस होता है, मेड अप ऑफ पिलीन एंड फिब्रिन। ये क्या है, ये देखो जैसे ब्रश नहीं होता, टूथ ब्रश जैसे ब्रश करते हैं, वैसा जैसे ब्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर होता है वैसा ही स्ट्रक्चर होता है। और वो इसमें किस चीज़ का, पिलीन और फिब्रिन प्रोटीन का बना होता है। और उसके दे आर नोन हेल्प इन अटैचमेंट। ये क्या करता है, एक सेल से दूसरे सेल को अटैचमेंट के लिए, बेसिकली एक दूसरे से चिपकाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। बैक्टीरिया या फिर वो रोस्ट मतलब रॉक पत्थर वगैरह से चिपकाना हो गया हो, या फिर आपको क्या करता है, उसको होस्ट से चिपकाना हो। समझ गए? चलो नोट कर लीजिए। चलो ठीक है, दैट्स इट। हमने क्या किया, मैंने वहीं तक छोड़ दिया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और हमारा क्वेश्चन रह जाएगा। सो क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर वाला, प्रीवियस बैक लेक्चर मतलब प्रीवियस लेक्चर वाला, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या किया है उसमें, बस प्रोकैरियोटिक सेल में ज़्यादा नहीं कुछ है, उसमें राइबोसोम के बारे में देखेंगे और कुछ इंक्लूजन बॉडी वगैरह होती है उनके बारे में देखना बचा हुआ, ठीक है। तो वो थोड़ा सा हो जाएगा, उसको यूकैरियोटिक कंटिन्यू करेंगे कल। अभी हम क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस लेक्चर वाला। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल इन्वेलप फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। बोला क्या जा रहा है, मैंने इसका ऑप्शन जानबूझ के नहीं दिया क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन आपको वही घुमा फिरा के देंगे कि पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे दिया, फिर प्लाज्मा सेल वॉल दे दी, फिर ग्लाइकोकैलिक्स दे दी। तो आपको बस याद रखना है कि आपको बाहर से अंदर आना है, मतलब बाहर से इन्वायरमेंटल सेल के अंदर आना है, बैक्टीरियल सेल के। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, ठीक है। तो हम बाहर से आ रहे थे तो सबसे पहले हमें क्या मिलता था, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। देखिए आउटसाइड टू इनवर्ड है, आउटवर्ड टू इनवर्ड, तो ये याद रखिएगा, ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे बाहर आया तो, सबसे बाहर से अंदर आया तो ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद क्या थी, सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये लाइन याद रखिएगा, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिए, बिना ऑप्शन के आपको ज्यादा अच्छे से याद होगा। समझ गए, क्वेश्चन समझ आया। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो क्या, पॉलीराइबोसोम्स आर एग्रीगेशन ऑफ, मैंने बताया था एक वर्ड पॉलीराइबोसोम्स, उसी स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा कुछ चेन बनता है, उसके ऊपर ऐसे 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 कुछ बना के दिए थे। तो ये जो चेन है, स्ट्रिंग, चेन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्ट्रिंग, है ना, धागा, थ्रेड लिख लो, चेन नहीं थ्रेड।
थ्रेड लिख लीजिए, और ये क्या है आपका आरएनए, तो आप सीधे लिख सकते हो क्या होगा ये, स्ट्रिंग ऑफ आरएनए। स्ट्रिंग ऑफ आरएनए कहाँ दिया हुआ है आपको, सेवरल क्या है, राइबोसोम हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रिंग ऑफ एमआरएनए, ठीक है। आरएनए एमआरएनए वही है, ठीक है, एमआरएनए ही लिख लो, समझ गया। चलिए तो यही आपका आंसर होगा, सी ये सब परजिजोम वगैरह गलत, समझ गया। चलिए 2 क्वेश्चन समझ आया, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इन सब में ऑप्शन है, बुक में मतलब क्वेश्चन पेपर में आपके सब में ऑप्शन दिया है, बट मैं ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ऑप्शन नहीं दूंगी तो आप दिमाग लगाओगे। अब दिमाग लगाओगे, अभी क्या करिए, अब बिना ऑप्शन के क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, बिना ऑप्शन के क्वेश्चन करोगे तो एग्जाम में आपको ऑप्शन के साथ डायरेक्ट आपको क्या दिमाग में हिंट करेगा कि इसका आंसर क्या था, कि जैसे कि अभी इससे पहले हमने भरा पॉलीराइबोसोम वाला, ठीक है, या फिर उससे पहले हमने जो भी क्वेश्चन किया, तो आपके दिमाग में डायरेक्ट हिंट करेगा कि इनवर्ड से इनवर्ड था, तो आउटवर्ड सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, अगर हमने बैक्टीरियल सेल के इन्वेलप का देखा तो दिमाग में सीधे हिंट करेगा। ऑप्शन के चक्कर में देखते हैं ना तो हमें याद नहीं रहता, तो अभी हम क्या करेंगे, बिना ऑप्शन का क्वेश्चन करके देखो, मैं बिना ऑप्शन का क्वेश्चन करा के देखती हूँ। अब आप एक बार ट्राई कीजिए, अगर आपको दिक्कत आए, क्योंकि अभी आपको दिक्कत आएगा ठीक है, लेकिन उस टाइम क्या होगा, आपको इतना बार बिना ऑप्शन का क्वेश्चन करोगे, बिना ऑप्शन के क्वेश्चन करने पर क्या होता है, साथ में ऑप्शंस भी याद होते हैं, है ना। चलिए तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, ये ग्लाइकोकैलिक्स इज अ बैक्टीरियल सेल, ये तो पता ही आपको क्या है, मे ऑकर इन द फॉर्म ऑफ, एक था ये, आप देखो एक था लूज शीट, आपका ग्लाइकोकैलिक्स में 2 लेयर था जिसको हमने पढ़ा था, एक लूज शीट है उसको क्या बोलते हैं, और एक टाइट, ये थिक और टाइट ऑफ लेयर था वो क्या बोलते हैं। इससे क्या हुआ कि आपको पता नहीं है कि नीचे ऑप्शन क्या क्या है, तो आप दिमाग दौड़ाओगे कि हाँ मैम ने इस टॉपिक में क्या बोला था, ग्लाइकोकैलिक्स का क्या लिखवाया था, 2 लेयर, वो लेयर याद करोगे। इससे क्या दिमाग पे, जितना आप दिमाग पे जोर डालिए दिमाग उतना ही आपको क्या करता है, यही होता है ना, एक ज्ञान ही है जिसको आप जितना कुरेदते हो उतना बढ़ता है, वो कभी खत्म नहीं होता है ना, तो वही बोला जा रहा है। ठीक क्या है, आप क्या करो, अब दिमाग में बताओगे हाँ भाई ग्लाइकोकैलिक्स था, ग्लाइकोकैलिक्स का मैम बताई थी तो 2 लेयर बताई थी, हाँ याद आया, एक था आपका स्लाइम लेयर और एक क्या था आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा आपका लेयर क्या था, कैप्सूल, याद आया। हाँ तो अब आप देख लो, अब तो स्लाइम लेयर था, वो स्लाइम लेयर की थी आपकी वो थी लूज वाली, और कैप्सूल क्या थी, टाइट वाली, समझ गए। अगर कैप्सूल टाइट नहीं समझ आता है तो आप दवाई खाते हो कोई भी कैप्सूल वाला, तो कैप्सूल के ऊपर सख्त जैसी लगी रहती है, तो वो कैप्सूल, समझ गए। तो जो आपका टफ था इसको हम बोलते हैं कैप्सूल, समझ गए। हाँ और ये क्या है, स्लाइम लेयर, समझ आया। चलिए सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आज 3 ही क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर से, जितना हो पा रहा है उतना ही करेंगे, उसके बाद आगे चैप्टर पढ़ेंगे, बस प्रोकैरियोट हमारा खत्म ही होने वाला, ऑलमोस्ट खत्म, कल तो खत्म ही हो जाएगा, कल यूकैरियोट्स के भी बहुत सारे हो जाएंगे। चलिए ठीक है, सो जितना पढ़ा, अगर आपने अभी आप मेरे क्लास में नए हो, मेरे चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट क्लिक कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में आप सारे दिख जाएंगे, ठीक है। अगर आपको अगर प्रॉब्लम होता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे और अच्छे से समझाना चाहिए, या फिर क्या बोलते हैं आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो पढ़ाई से रिलेटेड, मैं उस सब पे काम करूँगी, ठीक है। चलिए ओके बाय, चैनल शेयर सब्सक्राइब लाइक कर दो, ओके बाय।